स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य जीवन। जो प्रकृति से हमें वनस्पति मिलती है और जो अन्य जीवन मिलते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। सलीमा जो है वो एक ग्रीष्म शिविर से जो है बहुत अपने अच्छे जो शिविर है उससे बहुत उत्साहित थी और वह अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। उसने सब कुछ उसे पता था कि भाई वहाँ पर कैसा मौसम होता है और कैसी प्रकृति का है, ये सब चीज़ें उसे ओरली पता थी, कि वैसे वो जानती थी। लेकिन जब वो वहाँ गई और जैसे जैसे उसने वहाँ चढ़ाई की तो उसकी स्थलाकृति और प्राकृतिक जो है वनस्पति उसके बदलते हुए रूपों को देखकर वो बहुत हैरान हो गई कि वहाँ की प्राकृतिक और जो वहाँ की आकृति है वो किस तरीके से बदल रही थी। उसके रूप बदलते हुए देखकर बहुत हैरान हो गई वो। हालांकि उसे ये चीज़ें पता थी कि ये वहाँ होता है ऐसा कि प्राकृतिक बदलती है, और सब इसको पता था, लेकिन फिर भी वो जब उसने खुद अपनी आँखों से वो चीज़ें देखी तो बहुत ज़्यादा वो हैरान हो गई। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागौन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। जो गिरिपाद में स्थित गिरिपाद एक जगह का नाम है, वहाँ पर जो स्थित थी साल और सागौन के घने वन। साल और सागौन एक वन का नाम है, एक वन है जिसका नाम है साल एवं सागवान। वहाँ के जो घने वन थे उनको वो धीरे धीरे क्या हो गई, अदृश्य दिखना बंद हो गई, तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियाँ एवं शंखवाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। वो जो वन थे वो धीरे धीरे अदृश्य हो गए और जो पर्वत पर पहाड़ों पर जो ढलानें बनी हुई थी उसमें पतली पतली नुकीली जो स्थान थे जो दिख रहे थे उसमें पत्तियां एवं शंखवाकार वितान के लंबे वृक्ष जो हैं। शंखवाकार वितान जो है वो एक वृक्ष का नाम है जो कि बहुत लंबे होते हैं। वो लंबे वृक्ष से दिखने लगे। अभी कैसे हुआ कि जब वो चढ़ाई कर रही थी तो जब वो नीचे थी तो उससे वो सब वन दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती गई वो वन दिखने बंद हो गए, क्योंकि वहाँ पर बादल छा गए और जो पहाड़ पर जो ऊपर नुकीली पत्तियाँ थी वो उसे दिखने लगी। उसे पता चला कि वे शंखधारी वृक्ष थे। उसको ये पता लगा कि वो जो थे वो क्या थे, शंखधारी वृक्ष थे, जो कि अब दिखने बंद हो गए। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। जो लंबे वृक्ष थे उन पर जो लाल लाल फूल खिले हुए थे उस पर सलीमा का ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। उसमें जो लाल लाल जो फूल थे वृक्ष में, उन वृक्ष फूलों का नाम था रोडोडेंड्रॉन के फूल। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। उसने ये देखा कि मनाली में जैसे वो आगे गई उसने देखा कि रोहतांग के जो दर्रे हैं उनके रास्ते में इसने जो ज़मीन पर छोटी छोटी घास थी और कुछ स्थान थे वो बर्फ से ढके थे। सलीमा के अवलोकन में से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से
संबंधित हैं। सलीमा के जो अवलोकन है उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्थल की ऊंचाई है वो वनस्पति की विशेषताओं एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब कि वहाँ के जो स्थान की जो ऊंचाई जो है वो वनस्पति से की विशेषताओं से संबंधित है, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ पर नीचे अलग वनस्पति है और पहाड़ के ऊपर अलग वनस्पति है, स्थल के हिसाब से वनस्पति भी बदलती गई है। जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, मतलब जैसे जैसे जल बदलता है, जलवायु जो है बदलती है, परिवर्तित होती है, उसी तरीके से वैसे वैसे ही उसी की वजह से जलवायु के परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आते हैं ज़रूर। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसी कारकों पर भी निर्भर करती है। इसके साथ साथ वो जो मिट्टी है उसकी मोटाई, और जैसी मोटी मिट्टी है या पतली मिट्टी है उस पर भी वनस्पति जो है निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। ये जो घटक है, इनके जो अंतर हैं, इसके कारण जो है किसी भी स्थान पर प्राकृतिक वनस्पति की कोई संघनता या प्रकार में भी परिवर्तन आते हैं। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है वन। आमतौर पर क्या हुआ है कि वनस्पति की जो प्रकृति है उसको 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है वन, दूसरा घासस्थल, तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। अब वन में क्या परिवर्तन है देखेंगे। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। वन में क्या है कि जो भी वृक्ष हैं उनके उपयुक्त तापमान कितना गर्म है, उनके तापमान के हिसाब से परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। तापमान कितना है, वर्षा कितनी हो रही है, उसके हिसाब से ही उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर जो है सघन एवं खुले वन जो है वो विकसित होते हैं। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जो बीच की वर्षा, जो मध्यम वर्षा मतलब कि घास स्थल में क्या है, जो मीडियम वर्षा बारिश होती है जहाँ पर, उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ जो है वो कहाँ विकसित होती हैं। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी कि उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाले विविध प्रकार के वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी हैं। जो सलीमा के पिताजी हैं वो ऐसे स्थानों पर जाते रहते हैं, तो उन्होंने कई स्थानों के बारे में जानकारियाँ दी हैं सलीमा को। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं।
अब सलीमा को ये समझ में आ गया कि हिमालय के जो क्षेत्र हैं उसमें लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा में ध्रुव की ओर जाने पर भी मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। प्राकृतिक वनस्पति जो है उसमें जो बदलाव का जो प्रकार है उसका मुख्य कारण है जलवायु का बदलाव। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन जीवों की जानकारी प्राप्त करें। अब हम पढ़ेंगे वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वन में जो एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन भी कहते हैं। चित्र 6.3 में देखेंगे आप, यहाँ बना हुआ है ये वन दिखाने के लिए आपको। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, शुष्क मतलब कभी भी रूखा नहीं होता, जहाँ की वर्षा ना हो या ठंडक ना हो, कभी भी ऐसा नहीं होता। ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं होती है, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि आमतौर पर यहाँ पर क्या दृढ़काष्ठ जो वृक्ष हैं ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें आपको नाम दिए गए हैं रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि, ये सब पाए जाते हैं। अगला हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। चित्र 6.4 में आप देखेंगे इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं चित्र 6.4 में दिखाया गया है आपको, इन वनों में क्या होता है कि ये मौसम के परिवर्तन के हिसाब से परिवर्तन, इसमें मौसम में परिवर्तन होता है और मौसम में परिवर्तन होने के कारण जल संरक्षित जो है वो भी रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ पर के वृक्ष जो हैं वो पत्ते झड़ने लगते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम हैं। जो इन वनों में जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो कौन से हैं? साल, साल क्या है? एक वृक्ष का नाम है। सागवान, ये भी एक वृक्ष का नाम है। नीम तथा शीशम, ये जो है अधिकतर यहाँ पाए जाते हैं। दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन वृक्षों की जो है फर्नीचर और यातायात के निर्माण की जो सामग्रियाँ बनती हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं, इन प्रदेशों में जो आमतौर पर जानवर पाए जाते हैं वो हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन अंगूर और बंदर आदि, जो कि आपको 6.5, 6.6 और 6.8 में दिखाए गए हैं।
अब देखेंगे आप शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन क्या है? शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। चित्र 6.7 में आपको दिखाया गया है कि शीतोष्ण सदाबहार वन कैसा होता है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्ट जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो बाज, चीड़ और यूकेलिप्ट जो हैं ऐसे मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होते हैं? उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। चित्र 6.11 में आपको दिखाया गया है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन कैसे होते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐश, बीज आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं जो यहाँ पर आमतौर पर देखने को मिलते हैं। फीजेंट एवं मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि आपको 6.9 और 6.10 में दिखाए भी गए हैं चित्र के द्वारा। अगला हम पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होते हैं? आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। जो महाद्वीप के जो पश्चिमी हैं और दक्षिण पश्चिमी के जो किनारे हैं वो बहुत अलग अलग हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जो भूमध्य सागर वनस्पतियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। चित्र 6.12 में आपको दिखाया भी गया है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग किस तरीके से होते हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य महासागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसीलिए इसका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर से बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी इन प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन प्रदेशों में क्या होता है, गर्म होती हैं और शुष्क ग्रीष्म की जो ऋतु होती है वो होती है और थोड़ी सी वर्षा वाली शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। यहाँ पर जो वन्य जीवन है वो बहुत कम है। अब हम पढ़ेंगे शंकुधारी वन के बारे में। शंकुधारी वन क्या है? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री और 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चित्र 6.13 में आपको दिखाया गया है
कि शंकुधारी वन कैसे होते हैं। जो ये लंबे लंबे वृक्ष हैं ये होते हैं शंकुधारी वन में। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। जहाँ पे अधिक ऊंचाइयाँ होती हैं मतलब पहाड़ बने होते हैं, पहाड़ की चोटी पर भी आपको ये वृक्ष दिखाई देंगे। पहाड़ों पर भी अधिकतर ये वृक्ष होते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस से पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। अब ये जो शंकुधारी वन है इसमें जो ये वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है आपको बताया गया है कि जो अखबारी कागज़ होते हैं इन्हें बनाने में, और लुगदी बनाने में, और जो है नरम काष्ठ के जो उपयोग माचिस और पैकिंग के बक्से वगैरह होते हैं इन्हें बनाने में किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। चीड़ और देवदार आदि जो हैं इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मींग, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि घास स्थल क्या है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। चित्र 6.14 में आपको दिखाया गया है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल किस तरीके का होता है। यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। 6.15 में आपको ये जानवर भी दिखाए गए हैं। जो चित्र 6.15 है इस चित्र में भी आपको ये जानवर दिखाए गए हैं। अब आपको बताऊँ मैं कि 3 से 4 मीटर की जो ऊंचाई होती है इनकी, ये बढ़ सकती है। अफ्रीका में जो है सावना घास स्थल जो इसी प्रकार के आपको दिखेंगे कि वहाँ पर इसी प्रकार के वन हैं। अब हम पढ़ेंगे शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल क्या होते हैं। अब इन घास स्थलों में भी आपको शीतोष्ण घास स्थल, कटीली झाड़ियाँ ये आपको देखने को मिलेंगी। शीतोष्ण घास स्थल जो है ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अब शीतोष्ण घास स्थल में क्या था, यहाँ पर जो है अक्षांशीय क्षेत्र जो है वो महाद्वीपों के भीतर के भागों में पाए जाते हैं आपको। और यहाँ की जो घास होती है वो घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस और बाइसन, एंटीलोप ये सब जानवर पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं। कटीली झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ जो है वो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। शुष्क रेगिस्तान होता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और वर्षा कम होती है, उसे बोलते हैं शुष्क। और रेगिस्तान साथ में लिखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेगिस्तान की जो मिट्टी है और रेगिस्तान किस तरीके का होता है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियाँ की
वनस्पतियों की कमी रहती है। यहाँ पर ज़्यादा गर्मी और कम वर्षा के कारण क्या होता है, वनस्पति कम होती है, यहाँ पर वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश का चिन्हित करें। विश्व के जो मानचित्र हैं इसमें रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। रेगिस्तानी प्रदेश आपको बताने हैं विश्व के मानचित्र में। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। अब आप ये बताइए, ये आपका काम है कि आप ये बताएंगे कि जो भारत के बड़े रेगिस्तान जो है उसका नाम क्या है, और रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। ये आपका खुद का ढूंढने का काम है कि आप खुद से ये पता करेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है और आप 6-7 स्टैंडर्ड में हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप इसे गूगल से सर्च करके देखें कि कौन सी जगह है जहाँ पर कौन सी जगह है जहाँ पर ये बड़े रेगिस्तान का नाम बताते हैं। किस जगह को हम रेगिस्तान का बड़ा नाम बताते हैं, ये आपको देखना है। और रेगिस्तान के कुछ जानवर के नाम, ये तो आपको खुद ही आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से होते हैं। बाकी हम देखते हैं कि आपको कितना आता है। आप मुझे इसके रिप्लाई करके बताएंगे कि रेगिस्तान के जो कुछ जानवर हैं उनके नाम क्या हैं, और भारत का जो सबसे बड़े रेगिस्तान है उसका नाम क्या है, ये आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। अब आएंगे हम कि सलीमा के जो पिता हैं उन्होंने कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे। उसके पिता ने बताया कि कुछ चित्रों में क्या हो रहा है कि सलीमा ने देखा है लोग वृक्षों को काट रहे हैं, जो वृक्ष हैं उनको काट रहे हैं वनों को साफ करने के लिए। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग जो हैं ये कृषि का आवास के लिए स्थान चाहते हैं, जो कृषि का जो है पेड़ हटाकर रहने के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए इन्होंने वनों को साफ कर दिया है। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीवन कहाँ जाएगा, तो वन्य जीवन जो है वो कहाँ जाएगा अगर लोग इसी तरीके से वृक्ष काट कर आवास का स्थान बनाएंगे, रहने का स्थान बनाएंगे तो अन्य जीवों का क्या होगा। क्या ये अन्य जीव कौन से हैं, जो जानवर हैं वो, क्या ये वन पुनः वैसे ही बन जाएंगे, क्या ये वन जो है दोबारा से वैसे ही बन जाएंगे अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहेंगे। ये तो आप सभी को पता है, अगर लोग इसी तरीके से पेड़ों को काटते रहेंगे तो वन फिर से कैसे बनेंगे जैसे पहले थे, नहीं बन पाएंगे वो। तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जल वाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। ये जो है सलीमा खुद से क्वेश्चन कर रही है कि भविष्य में जो है पर्याप्त प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और जल वाष्प जो पानी होता है वो, और लकड़ी, फल, मेवे, ये सब चीज़ें हमें मिल पाएंगी अगर वृक्ष कट जाएंगे तो। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अब आप ये बताएंगे क्या आप सलीमा की इस बात से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें, इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। अब आपको इस चैप्टर को पूरा रीड करने के बाद, जो मैंने पढ़ाया है पूरा पढ़ने के बाद, अब आप मुझे इसकी कमेंट करके बताओ कि क्या आप सलीमा की बात से सहमत हैं। और जो यहाँ पर रेगिस्तान का, जो भारत के बड़े रेगिस्तान का जो नाम पूछा था, ये बताएंगे आप।
और इसमें जो यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं इसके बारे में।